हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है तृतीय भाषा। माध्यमिक आयोग के अनुसार या माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और अंग्रेजी को चलते रहने की बात भी संविधान ने मान ली थी। अतः अंग्रेजी की शिक्षा की प्रमुखता कम नहीं हुई। इसी को त्रिभाषी एक तरह से कहा गया है कि कौन कौन सी भाषाएं इसमें अपनाई जाएं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1956 में त्रिभाषी के रूप में शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। सन 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दी और सन 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा की पुष्टि भी कर दी गई। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक भारतीय बालक को 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हों, इस पर भी विचार विमर्श हुआ, जिसमें पहले पॉइंट पर कहा गया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अर्थात मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा जिस क्षेत्र में बच्चा रहता है पढ़ाई जाए। अंग्रेजी भाषा, क्योंकि अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी प्रभाव इतना विस्तृत हो गया कि अंग्रेजी को छोड़ा नहीं जा सकता था। हिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए, ये तीसरा पॉइंट रहा। इसके स्थान पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बालकों को एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाए। इस सूत्र के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की स्थिति की गई। इस कारण हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया। आज भी उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम भी अंग्रेजी है। केंद्रीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि उसमें इसी टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अंततः प्रांतीय संपर्क की भाषा अंग्रेजी है। इन कारणों से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल रही हैं और हिंदी का स्थान कहीं तो गौण रह गया है। इन परिस्थितियों को त्रिभाषी से बदला जा सकता है और हिंदी के संबंध में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए और की जा सकती हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में भी 2 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए, मातृभाषा हिंदी और दूसरी अन्य भारतीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी भाषा विकल्प के रूप में रहनी चाहिए। दूसरी प्रांतीय भाषा समीपवर्ती क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण किया जाए। द्वितीय भाषा की इस सूची में संस्कृत का भी स्थान होना चाहिए। भाषा की शिक्षा में उसकी उपयोगिता को महत्व दिया जाना चाहिए। आयोगों, समितियों तथा सलाहकार मंडल की स्थितियों का विश्लेषण करके भाषा शिक्षा समस्या का व्यवहारिक समाधान आवश्यक हो जाता है। भाषा शिक्षा के संबंध में व्यवहारिक सुझाव इस प्रकार से हैं, जिसमें दिया गया है सुझाव के संबंध में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में इसका अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए या अनिवार्य हो। मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन होना चाहिए। अंग्रेजी या अन्य प्रदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ये हिंदी के कार्यक्रमों, विविध भारतीय संगीत, दूरदर्शन पर धारावाहिकों के साथ हिंदी सीखने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षा भी अंग्रेजी प्रदेशों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। हिंदी शिक्षकों और
छात्रों का परम कर्तव्य है कि हिंदी को सरल एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करें, जिससे जन साधारण उसे बोधगम्य कर सके। हिंदी की शब्दावली को अधिक बोधगम्य तथा व्यवहारिक होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। उच्च साहित्य को हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। सभी विषयों के शोध ग्रंथ अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं, इस प्रवृत्ति को थोड़ा कम किया जाए या फिर हिंदी में उसे उसका अनुवाद कराया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिर भाषा का आकलन। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया है, परंतु राजनीतिक भावों के कारण भाषा अनुरक्षण तथा भाषा विस्थापन के नए सिद्धांतों का अनेक प्रकार से आकलन किया गया है और किया जा रहा है, क्योंकि वे सभी विकसित विकासशील देश बहुभाषी हैं। इसीलिए चाहे वहाँ राजभाषा का प्रश्न हो या अल्पसंख्यकों की भाषाओं का जातिगत तनाव या भाषी दुविधा का सामना सबको करना पड़ रहा है। भाषा शास्त्रियों ने तो इस बात पर विचार करते हुए भाषाई जाति संहार, भाषा मृत्यु तथा भाषा आत्महत्या जैसे शब्दों को गढ़कर गहराई से चिंतन किया है। वे भाषाएं जिन्हें किसी कारण अपने देश में हेय या नगण्य माना जाता है या सामाजिक या राजनीतिक कारणों से जिन्हें पद या प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, वे संघर्षरत हो जाती हैं। हमारे देश में हिंदी राजभाषा बनकर भी अपने पद पर आसीन नहीं है, जबकि उसे पद पर आसीन होना चाहिए और हिंदी को अब उसकी गरिमा मिलनी चाहिए। आश्चर्य तो ये है कि अमेरिका जैसे देश में अंग्रेजी बचाओ जैसे नारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच या जर्मन बोलने वाले अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता संघर्ष कर रहे हैं, वैसे अंग्रेजी के स्वाधिकार के कारण वे अपनी भाषाओं को भी तिलांजलि देने से नहीं हिचकते हैं। एकीकरण के नाम पर उन्हें अपनी भाषाओं की नगण्य स्थिति का आंतरिक रोष है, यानी कि उन्हें क्रोध आता है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत, जहां फ्रेंच बोली जाती है, अंग्रेजी के दबाव के कारण पिछले जनमत संग्रह में पृथक राज्य होते होते बच गया, यानी कि अलग राज्य होते होते वह बचा। आज बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति और प्रभुता के कारण या प्रभुता के उपकरण के रूप में भाषाओं की स्थिति बदल रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ही अफ्रीकों की ब्लैक वर्नाक्यूलर इंग्लिश उनकी उभरती पहचान का प्रतीक बन गई है। कभी कभी शासकीय संरक्षण के कारण ही भाषा शक्ति का प्रतीक बन जाती है। कनाडा के क्यूबेक प्रांत में दुकानों या कार्यालयों में फ्रेंच अक्षर अंग्रेजी से आवश्यक रूप से निकल कितने बड़े होने चाहिए ये तय किया गया है, यानी कि पहले से ही डिसाइड है। फ्रांस में तो अंग्रेजी के सार्वजनिक प्रयोग पर विशेषकर सरकारी प्रतिष्ठानों में आर्थिक दंड की मांग की गई है। हम भारतीयों को जिनमें कभी कभी राष्ट्रभक्ति की कमी दिखाई पड़ती है, हिंदी जो राजभाषा है की अवमानना करने पर कुछ लज्जा नहीं आती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि हमें हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हर एक से तात्पर्य ये है कि और भाषाओं को तो ज्ञान अगर हमारी रुचि है तो करना ही चाहिए, लेकिन अपनी हिंदी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी जिन भाषाओं की जरूरत पड़ती है उनका तो प्रयोग करना ही होगा, लेकिन हिंदी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्र आज स्वतंत्रता के पश्चात और 50 वर्ष बीत जाने पर भी हिंदी पर व्यंग्य या कटाक्ष करने से कभी नहीं चूकते हैं। एक बहुभाषी समाज के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति इसलिए पद प्रतिष्ठा पा सकता है कि एक निश्चित भाषा समुदाय का सदस्य है, तो उसी समाज में दूसरा व्यक्ति असहाय, दयनीय या शक्तिहीन बन जाता है, क्योंकि वह दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता है। आज लगता है कि हमारे देश में केवल हिंदी जानने वालों का सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह गया है। अंग्रेजी ही श्रेष्ठता का मानदंड बनकर रह गई है। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि भाषा को एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में सामाजिक
असमानता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। भारत में अंग्रेजी का हावी होना एक अहम समस्या है। भारत जैसे विशाल बहुभाषी देश में भाषा विस्थापन की समस्या महत्वपूर्ण है। भाषाओं के कारण तनाव या संघर्ष होते रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भाषा की समस्या रही है और इसका समाधान त्रिभाषा ताराचंद्र समिति ने दिया। अन्य आयोग तथा समितियों ने अपनी स्तुतियां दी, परंतु अभी तक भाषा की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण अंग्रेजी का एक तरह से हावी होना है, जिसके अनेक कारण हैं, जैसे आज शिक्षा तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा कंप्यूटर के कारण अंग्रेजी भाषा को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। इसका प्रभाव विश्वव्यापी है, यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। भारत में अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालयों को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है और अपनी राष्ट्रीय भाषा को गौड़ स्थान दिया जाने लगा है। कंप्यूटर, इंटरनेट का विकास अंग्रेजी के विकास से इस तरह जुड़ गया है कि यह भाषा सारे विश्व की राजनीति या समाज को झकझोर देने की संभावना को जन्म देती है। इसके पहले कोई एक भाषा इतने स्थानों या इतने लोगों द्वारा बोली जाने वाली नहीं हुई जितनी कि ये अंग्रेजी हुई है। डेविड क्रिस्टल ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि यह दुनिया की वह भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या मातृभाषा के रूप में कम है पर द्वितीय भाषा के रूप में कहीं ज्यादा है। इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 32 करोड़ लोगों में से 70% लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है, पर जो लोग इसे सहायक या द्वितीय भाषा के रूप में बोलते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी संख्या उनसे भी अधिक है। आज विश्व के कंप्यूटरों में 80% सूचनाएं अंग्रेजी के माध्यम से ही होती हैं। इंटरनेट पर भी जो अंग्रेजी का एक छात्र राज्य है, अन्य विश्व की भाषाओं को अंग्रेजी नहीं उभरने दे रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पीटर स्टीवेंस के अनुसार आगे आने वाले समय में अंग्रेजी उन लोगों द्वारा जिनकी यह मातृभाषा नहीं सिखाई जाएगी, सीखने वाले समय में अंग्रेजी के नॉन नेटिव विकल्प ही होंगे। कुछ लोगों ने इस पर आश्चर्य भी किया कि कुछ समय बाद अंग्रेजों की संपत्ति नहीं रह जाएगी और दूसरे बोलने वालों की संख्या बढ़ने से भाषा के ऊपर बाहरी प्रभाव इतने पड़ेंगे कि उसका रूप ही बदल सकता है। अमेरिका के व्यावसायिक प्रभुत्व के कारण अंग्रेजी का स्वरूप और भी ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा। अंग्रेजी जहाँ तहाँ भी बोली जाएगी या व्यवसाय में पृथक होगी, वहाँ का सामाजिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।